नमस्कार दोस्तों, मैं हनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 360 पेडागॉग में। हम पढ़ रहे थे पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जिससे हमने पियाजे की थ्योरी को समझा और उसके जो 4 स्टेजेस हैं उसमें से हम 3 स्टेजेस को पढ़ चुके हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल। इस वीडियो में समझने वाले हैं जो 4th स्टेज है या लास्ट स्टेज का है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो 4th स्टेज है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसमें जो 4th स्टेज पियाजे ने दिया वो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल या हिंदी में बोले तो उसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक इसको बोला जाता है। इसका टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा 11 या 12 साल से लेकर, ठीक है, बुक्स में आपको देखने को मिलेगा 18 साल। बट पियाजे ने कहा कि बच्चा इस स्टेज के अंतर्गत 11-12 साल के अंतर्गत आ जाता है और वो निरंतर आगे जीवन भर इसी स्टेज में रहता है। बट बुक्स वगैरह में आपको 11-12 से 18 देखने को मिलेगा। या आपको एग्जाम में भी बहुत बार ऑप्शन दे देंगे ये 12 से 18, तो आपको वही चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि इस स्टेज में बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, ठीक है। पहले इसका मतलब समझते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब कि बच्चा यहाँ पर इससे पहले वाले स्टेज में जो बच्चे की थिंकिंग थी वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट के, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में थी, मतलब जो उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, बच्चा उनके बारे में सोच समझ पा रहा है। बट इस स्टेज में बच्चा ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना समझना स्टार्ट कर देता है जिसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रही है। तो हम कहेंगे बच्चे की थिंकिंग अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। तो हम पहला कह सकते हैं कि बच्चे के यहाँ पे क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। कौन सी थिंकिंग? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसको आप एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हो, हम कंपेरिजन करके समझते हैं। मान लीजिए आप बच्चों को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आप बच्चों को एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें पेड़ के बारे में बच्चों को बताना चाह रहे हो कि पेड़ के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम्स, ठीक है, लीव्स हो गए, ठीक है, और लीव्स हो गए और भी जो पार्ट्स होते हैं वो बता रहे हो, वो बता सकते हो आप। बट आप फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, जो पौधों के अंदर भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, वो बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से दिखा नहीं सकते। तो अगर आप वो स्टेज में समझाओगे तो बच्चा नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है। हम इस स्टेज के अंतर्गत बच्चों को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की थिंकिंग उन चीज़ों के बारे में भी डेवलप हो जाती है जो उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रही। तो हम कह सकते हैं बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। या नेगेटिव नंबर आप देखते हो कि आप पॉजिटिव नंबर, जैसे कि आप नेचुरल नंबर, होल नंबर बच्चों को बता सकते हो, ऑब्जेक्ट के जरिए बता सकते हो, पर नेगेटिव नंबर एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, वो आप जब ही सिखा पाओगे जब बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, मतलब इस स्टेज में ही अच्छे सिखा सकते हो। ये हो गया। दूसरा हम समझ सकते हैं बच्चे के अंदर यहाँ पे डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है। आप समझिए डिडक्टिव थिंकिंग क्या होती है। डिडक्टिव थिंकिंग का मतलब क्या है कि बच्चे को क्या देते हैं आप इस स्टेज के अंदर, बच्चे को हम क्या देंगे, जर्नल स्टेटमेंट। बच्चा जर्नल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल लेता है, स्पेसिफिक कंक्लूजन ऐसे कह सकते हैं। डिडक्टिव थिंकिंग का मतलब जर्नल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक कंक्लूजन में बच्चा पहुंच जाता है, ठीक है। आपने मैथ में हर जगह देखा होगा कि जो मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको स्टेटमेंट दी हुई होती है और कुछ एक स्पेसिफिक आंसर आपको उसका निकालना पड़ता है। तो मैथ्स के अधिकतर जो भी चीज़ मैथमेटिक्स में अधिकतर ज़्यादा कौन सी थिंकिंग यूज होती है, डिडक्टिव थिंकिंग। मतलब आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, फिर उससे आप क्या निकालते हो, कंक्लूजन निकालते हो, ठीक है। या हम इसको और एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हो तो रीजनिंग में आप समझते हो ब्लड रिलेशन। रीजनिंग में एक टॉपिक आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब क्या? ब्लड रिलेशन एक टॉपिक है जिसमें बोला था कि एक, जैसे एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ आपको, मतलब एक औरत दूसरी औरत को बताती, एक औरत दूसरी औरत को एक व्यक्ति की ओर उंगली करके, मतलब पॉइंट करके बताती है कि वो मेरे पति के ससुर का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो ये सब स्टेटमेंट आपको जर्नल स्टेटमेंट दे दी। अब पूछा जाता है कि उस स्त्री का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो वो बच्चा जर्नल स्टेटमेंट पढ़ेगा और उससे स्पेसिफिक कंक्लूजन पे जाएगा, तो उसी को बोलेंगे डिडक्टिव थिंकिंग, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन में देख सकते हो। मैथ के सभी कंसेप्ट, जैसे आपको दे दिया कि 2x - 4 बराबर, ऐसे दे देते हैं आपको इसे ले लेंगे 2x = 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकाल सकते हैं। या मैं पूछ लूँ आपको, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 2x - 4 बराबर में आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 10, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है कि x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आपको जर्नल स्टेटमेंट दे दी, बट आपको x की स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है, तो हम ये समझ सकते हैं वो होती है डिडक्टिव थिंकिंग। चलिए अब तीसरा समझते हैं। यहाँ पर बच्चे की हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग बच्चे की यहाँ पे डेवलप हो जाती है। अब हाइपोथेटिकल थिंकिंग क्या होती है समझिए।
ठीक है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग मतलब बच्चा मतलब कोई भी सिचुएशन हो, मतलब कुछ भी इंसिडेंट है उसके बारे में बच्चा अपने ही माइंड में क्या करता है, परिकल्पनाएं बनाता है कि मतलब ये पर्टिकुलर इंसिडेंट, मतलब कोई भी चीज़ कोई घटना हो गई है तो बच्चा अपने माइंड में एक परिकल्पना बनाएगा कि ये जो परिघटना हुई है, जो भी काम हुआ है उसके ये फैक्टर हो सकते हैं, मतलब इन कारणों की वजह से ये हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लो दो बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, दो बेस्ट फ्रेंड अच्छे हैं, इसमें से एक फ्रेंड 8-10 दिन से स्कूल नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो दूसरा बच्चा सोचेगा यार वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा, तो अपने माइंड में अलग अलग परिकल्पनाएं करेगा, मतलब सोचेगा हो सकता है वो गांव चला गया हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो सकता है उसने स्कूल चेंज करा लिया, तो अलग अलग वो जो उसके माइंड में परिकल्पना आ रहे हैं वही क्या है, हाइपोथेसिस। मतलब यहाँ पर बच्चा कोई भी काम कोई भी इंसिडेंट हुआ तो उसके बारे में अपने माइंड में हाइपोथेसिस बनाना स्टार्ट कर देता है, तो उसको बोलेंगे हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डायरेक्टिव थिंकिंग और हाइपोथेटिकल। अब जो तीसरी जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो आप समझिए, वो है आपकी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चा यहाँ पर मतलब हाइपोथेटिकल और डिडक्टिव इन दोनों को मर्ज करके, ठीक है, सोचना समझना स्टार्ट कर देता है, उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, मान लीजिए हम बच्चे को कोई एक टॉपिक दिया, मतलब एक बच्चे को एक टॉपिक दे दिया, कोई भी इंसिडेंट दिया बच्चों को, अब बच्चा क्या करेगा, पहले उसके बारे में हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा कि भाई इसका मतलब कि कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो बच्चा पहले हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा कि इन सभी ये फैक्टर है जिनकी वजह से ये हुआ है, ठीक है। अब बच्चा उसको अच्छे से क्या करेगा, पढ़ेगा, समझेगा अच्छे से, फिर उसका एक कंक्लूजन निकाल के देगा, उसको बोलेंगे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। सपोज बच्चे को एक प्रॉब्लम दी, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वैश्विक ताप वृद्धि इसको बोला जाता है, ताप वृद्धि। मतलब पर्यावरण का जो टेम्परेचर, मतलब हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो एक ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक ताप वृद्धि। बच्चे को ये टॉपिक दिया, अब बच्चे क्या करेगा, इसके बारे में पहले हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहा है कि ये जो काम हो रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है अर्थ का, ये किन किन कारणों की वजह से हो रहा है। पहले फिर बच्चा अपने माइंड में क्या करेगा, कारण मतलब हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा। हो सकता है क्या हो, जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, उनका ज़्यादा मात्रा में क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। बच्चे ने बताया फॉसिल फ्यूल हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है। और बच्चा क्या बता रहा है, और बच्चा कह रहा है चलो ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन भी क्या एक समस्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और एक बच्चे ने बताया, ठीक है, ठीक है, इमिशन ऑफ गैसेस, मतलब हम हिंदी बोल सकते हैं गैसों का उत्सर्जन इसको बोला जाता है। मतलब ये बच्चे ने चार, मान लो कि एक प्रॉब्लम दी बच्चों को आपने, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ताप वृद्धि। अब बच्चा क्या करेगा, इस प्रॉब्लम के बारे में अपने माइंड में हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा, किन किन कारणों की वजह से ये समस्या हो रही है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने बोला फॉसिल फ्यूल मतलब कोयला, पेट्रोल इत्यादि चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को ज़्यादा काटा जा रहा है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इमिशन ऑफ गैसेस, ठीक है, या हम बोले गैसों का उत्सर्जन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो ये सब कारणों की वजह से कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग। अब बच्चा क्या सोचेगा, इन्हीं को अच्छे से समझ के, पढ़ के, डिडक्ट करके एक आंसर निकालेगा भैया, मतलब एक कंक्लूजन निकालेगा, या एक, ठीक है, स्पेसिफिक पूरी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देगा। पहले मतलब इसमें पूरा क्या किया, बच्चे को प्रॉब्लम दी, बच्चों ने हाइपोथेसिस करे, ठीक है। अब बच्चे इनके बारे में, अब डिडक्टिव थिंकिंग क्या काम करेगी, बच्चा यहाँ पे सोचेगा, समझेगा और इनका एक बेस्ट सॉल्यूशन देगा, ठीक है। उसी को बोलेंगे पूरे को हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चे ने दिया कि भैया हम पॉपुलेशन कह रहा हूँ, पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल कर लें, अगर हम क्या करें, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें तो क्या हो जाएगा, हमारी ये सारी समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। कैसे, अगर मैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करूंगा तो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम होगा, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन कम हो जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, तो भैया वन और पेड़ कम कटेंगे। और क्या हो जाएगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा क्या होता है, कार्बन इमिशन होगा या गैसों का उत्सर्जन होगा। अगर कम लोग होंगे तो भैया गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा। मतलब पॉपुलेशन को कम करने से ये समस्या धीरे धीरे कम हो सकती है और ये भी अपने आप कम हो जाएगी। तो बच्चे ने एक सॉल्यूशन भी दे दिया। तो इस पूरे को बोलेंगे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। पहले बच्चों को आपने कोई प्रॉब्लम दी, फिर बच्चा उसके बारे में हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा, फिर उनको सोच समझ के फिर उनका एक बेस्ट सॉल्यूशन देगा। तो इसी पूरी को बोला था हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। और एक जो लास्ट रह गया उसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। लास्ट जो इसका 5वां है वो है एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिसिज्म। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिसिज्म का मतलब क्या होता है? एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिसिज्म मतलब कि यहाँ पर बच्चे को ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड या पूरे जो आसपास के उसके ठीक है, पूरे आसपास के जो सभी लोग हैं वो सिर्फ उसको ही देख रहे हैं और उसको ही निहार रहे हैं और उसके बारे में ही सोच रहे हैं। ऐसी थिंकिंग इस स्टेज में बच्चे में होती है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा क्लास के अंदर है और क्लास के अंदर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने उसका जवाब दिया, ठीक है। बच्चे को लग रहा है कि मेरा जो जवाब है वो सही नहीं है, ठीक है। तो अब उसको उसके माइंड में क्या चल रहा है? उसके माइंड में चल रहा है यार मैंने कितना खराब आंसर दिया है, सब मेरे आंसर के बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है, कि मैंने भी कितना बेकार आंसर दिया, मैं कितना बेकार हूँ, मैं कितना बुद्धू हूँ, सब मेरे बारे में यही सोच रहे होंगे। ऐसी थिंकिंग होती है किसकी? बच्चे की। किसमें? एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिसिज्म। इसी का मतलब ये होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि सभी जो आसपास है वो सभी मेरे को ही निहार रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सब मेरे को ही देख रहे हैं। तो ये फीलिंग होती है बच्चे के अंदर, उसको बोलते हैं एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिसिज्म, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये हमने सब पढ़ा, और एक एडोलेसेंस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।